दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बी ए सेंटर में। यहाँ पर हम लोग एमजे हिंदी मेजर वन हिंदी का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आज समझेंगे कि साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का विस्तार से वर्णन कीजिए। साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का विस्तार से वर्णन कीजिए। ठीक है, जब तक आप लोग क्वेश्चन को नहीं समझेंगे तब तक आंसर को नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपका जो पिछले दिन IKS का एग्जाम हुआ था, जितना भी क्वेश्चन हम करवाए थे उसी में से क्वेश्चन को पूछा गया था, लेकिन आप लोग करके नहीं आ पाए, लिख के नहीं आ पाए। क्यों? क्योंकि आप लोग क्वेश्चन नहीं समझ पाए। क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा था वही आपको समझ में नहीं आया तो आप लोग लिखेंगे कैसे? इसलिए सबसे पहले जरूरी है कि आप लोग क्वेश्चन को समझिए कि पूछा क्या जा रहा है, ताकि किसी भी तरह से क्वेश्चन को घुमा के दे तो आप आंसर को लिख पाए। ठीक है, आज का जो हम लोग क्वेश्चन देखेंगे वो है साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा। साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का मतलब है कि आदिकाल से लेकर के आज तक का जो भी साहित्य लिखने का तरीका रहा है, जो भी कह सकते हैं जितने भी साहित्यकार रहे हैं, जिस भी तरीके से उन्होंने लिखा है, उस पूरे परंपरा को ही साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा कहा जाता है। जैसे आदिकाल में लोग किस तरह से लिखते थे, जो राजा हुआ करते थे उनके तारीफ में अपने बातों को लिखते थे, कविताओं को लिखते थे जो साहित्यकार थे। ठीक है, फिर जब मध्यकाल का टाइम आया, ऋतिकाल का, भक्ति काल का टाइम आया, तो उस टाइम में भक्ति के बारे में लिखने लगे। फिर आज का जब टाइम आया आधुनिक काल में, तो आज देखते हैं आज का जो लिखने का तरीका वो बदल चुका है। तो ये जो पूरा सिस्टमेटिक ढंग से चलता हुआ आ रहा है, साहित्य लिखने का जो तरीका है वो बदलता जा रहा है। तो इसको जब हम पूरी तरीके से कह सकते हैं कि समय के अनुसार क्रमबद्ध तरीके से विश्लेषण के साथ और तर्कपूर्ण ढंग से जब इस चीज को समझते हैं तो उसी को साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा कहा जाता है। मतलब पिछले कुछ युग में कह सकते हैं जो आदिकाल में साहित्य लिखने का तरीका था, फिर वो आगे चलकर बदला, मध्यकाल में उसका चेंज हुआ, फिर मध्यकाल में जो लिखने का तरीका था वो आज के टाइम में जो लिखा जाता उसके तरीके से बहुत अलग हो गया। तो ये जो सिस्टम चलता रहा, इसी को कहा जाता है साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा। इसको हम लोग पूरे डिटेल में समझेंगे। चैनल पर दोस्तों नहीं तो आप लोग चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाला जो मेरा वीडियो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। इसके लिए आप लोग क्या करेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करके उसको ऑल पर सेट कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबाइए, उसको ऑल पर सेट कर लीजिए। ठीक है, और ये वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में इसको शेयर कर देना। एक छोटा सा काम आपको करना है, वीडियो को शेयर करना है। समझते हैं हम लोग इसके आंसर को, एक छोटा सा भूमिका लिखा है उसको पहले देख लेते हैं, उसके बाद इसको और डिटेल में लोग समझेंगे। आपको करना क्या है, आपको खुद से कुछ नहीं करना, बस आपको वीडियो को चालू करके देखना है, समझना है। हम आपको जो बता रहे हैं उस चीज को आप समझिए। कहा जा रहा है कि साहित्य किसी भी समाज की आत्मा होता है। क्यों कहा जा रहा है कि साहित्य किसी भी समाज का आत्मा होता है? क्योंकि जो साहित्य है वही किसी भी समाज की संस्कृति के बारे में बताता है, परंपराओं के बारे में बताता है, वहाँ के लोगों के बारे में बताता है। इसलिए कहा जा रहा है कि साहित्य किसी भी समाज की आत्मा होता है। इसमें उस समाज के विचार, संस्कृति, परंपराएं और जीवन मूल्य प्रतिबिंबित होते हैं। और जो साहित्य होता है उसमें किसी भी समाज के विचार के बारे में, संस्कृति के बारे में, परंपराओं के बारे में और जीवन मूल्यों का प्रतिबिंब होता है। वो जो साहित्य है वो किसी भी समाज का ही प्रतिबिंब होता है। जब हम साहित्य के विकास को समय अनुसार क्रमबद्ध, विश्लेषणात्मक और तर्कपूर्ण ढंग से समझते हैं, क्या कहा जा रहा है कि जब हम किसी भी साहित्य के विकास को समय के अनुसार क्रमबद्ध तरीके से, विश्लेषणात्मक तरीके से और तर्कपूर्ण ढंग से समझते हैं तो उसे ही साहित्य का इतिहास लेखन कहा जाता है। तो उसी को साहित्य लेखन का क्या कहा गया, तो उसी को ही साहित्य का इतिहास लेखन कहा जाता है। ठीक है, मतलब पहले के जमाने में किस तरह साहित्य लिखा जाता था और आज के जमाने में किस तरह से लिखा जाता है। यह केवल कवियों और कृतियों की सूची नहीं है। कहा जा रहा है कि ये जो साहित्य है वो केवल कवियों और कृतियों का सूची नहीं, बल्कि इसमें यह भी बताया जाता है कि किसी युग में किस प्रकार की परिस्थितियां थी और उन परिस्थितियों ने साहित्य को कैसे प्रभावित किया। ऐसा नहीं कि ये जो साहित्य है या फिर जो साहित्य इतिहास का लेखन है वो सिर्फ किसी भी कवि या फिर कृतियों का सूची है। मतलब कोई भी समय में जो कवि है वो किस तरह से लिखते थे या फिर क्या लिखा, सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है, बल्कि ये यह भी बताता है कि किसी युग में किस प्रकार की परिस्थितियां थी, किसी भी युग में किस प्रकार का परिस्थिति हुआ करता था और उन परिस्थितियों ने साहित्य को कैसे प्रभावित किया। इन सब बातों को भी ये बताने का काम करता है। आगे दोस्तों हम लोग देखेंगे साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा। साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा की प्रारंभिक परंपरा कैसी थी, मतलब आदिकाल में इसको किस तरह से लिखा जाता था, फिर मध्यकाल में इसको किस तरह से लिखा जाने लगा और आधुनिक काल में इसको किस तरह से लिखा जाने लगा है। तो पहला पॉइंट हम लोग देखेंगे प्रारंभिक परंपरा। जब शुरुआत में साहित्य लिखने का शुरुआत किया गया था, ठीक है, प्रारंभिक परंपरा संस्कृत एवं प्राचीन काल में, इसको बोला जाता है संस्कृत या फिर प्राचीन काल। साहित्य के इतिहास लेखन की शुरुआत प्राचीन काल में स्पष्ट रूप से नहीं मिलती। जो प्राचीन काल है वहां पर साहित्य जैसा कोई चीज स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देता है, लेकिन इसके कुछ प्रारंभिक संकेत अवश्य दिखाई देते हैं। उस समय साहित्य का उद्देश्य मुख्यतः काव्य रचना और उसकी सुंदरता का वर्णन करना था। जो प्राचीन काल का समय था उस टाइम में कहा जा रहा है कि कोई भी जब साहित्य लिखा जाता था उसका उद्देश्य क्या होता था, तो काव्य रचना, मतलब कविताओं की रचना करना और उसकी सुंदरता का वर्णन करना, और जो कविता लिखा उसकी सुंदरता का वर्णन करना, ना कि उसका इतिहास लिखना, ना कि उसका इतिहास लिखना। ठीक है, मतलब जो कविताएं लिखना उसका इतिहास लिखना यहाँ
जो प्राचीन काल उस टाइम में इस तरह से नहीं लिखा जाता था। संस्कृत साहित्य में कवियों की वंशावली, उनके गुणों और काव्य की प्रशंसा का वर्णन मिलता है। जो संस्कृत साहित्य है उसमें कवियों की वंशावली मिलती है, मतलब कौन कौन से कवि हैं, कौन कौन से कवि समय के साथ साथ बढ़ते गए, कौन कौन से कवि हुए और उनके गुण क्या क्या थे, उनके द्वारा क्या क्या काव्य लिखे गए, क्या क्या रचना की गई, उनके बारे में उनकी प्रशंसा का वर्णन मिलता है। राजशेखर की कीर्ति काव्य मीमांसा में कवियों और काव्य के स्वरूप पर विचार किया गया। हम आपको पहले ही बताएं कि जब आप मेरा लॉन्ग क्वेश्चन को करते हैं, लॉन्ग आंसर को करते हैं, तो वहां पर आपको 1 नंबर वाला क्वेश्चन में मिल जाएगा। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, राजशेखर की कृति काव्य मीमांसा। अब पूछा जाएगा कि काव्य मीमांसा किसके द्वारा लिखा गया है, तो आप सीधा सीधा जवाब दे सकते हैं राजशेखर के द्वारा। तो इस तरह जब मेरा आप सारा वीडियो को देखेंगे तो वहाँ पर डिटेल में सब कुछ कराया जाता है और 1 नंबर वाला जो क्वेश्चन है वो भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो कहा जा रहा है कि राजशेखर की कृति काव्य मीमांसा में कवियों और काव्य के स्वरूप पर विचार किया गया है, जो साहित्य इतिहास की प्रारंभिक झलक प्रस्तुत करता है। और यहीं से क्या है, तो साहित्य इतिहास की प्रारंभिक झलक को प्रस्तुत करना शुरू होता है। पहले क्या होते थे, जो पहले साहित्यकार होते थे वो सिर्फ मतलब कविता लिखते थे, रचना करते थे, यही सब। लेकिन इनके बाद से जो राजशेखर है, इनकी जो कृति आई काव्य मीमांसा, इनके बाद से क्या हुआ, तो जो साहित्य थे उनके इतिहास को भी लिखना शुरू किया गया कि पहले के जमाने में साहित्य किस तरह से लिखा जाता था, किस बारे में लिखा जाता था, कौन कौन से ऐसे साहित्यकार जो साहित्यों को लिखा करते थे। तो साहित्यों के इतिहास को यहाँ पर लिखना शुरू किया गया। इस काल में ऐतिहासिक दृष्टिकोण का अभाव था। क्या कहा जा रहा है कि इस काल में ऐतिहासिक दृष्टिकोण का अभाव था, मतलब इतिहास में क्या हुआ इसके बारे में यहाँ पर नहीं लिखा जाता था। साहित्य को समय और समाज से जोड़कर नहीं देखा गया, अर्थात यह परंपरा वर्णात्मक थी, विश्लेषणात्मक नहीं। ये जो परंपरा राजशेखर के टाइम में चल रहा था, कहा जा रहा है कि ये जो परंपरा है वो वर्णात्मक था, मतलब बताया तो गया था लेकिन उसमें विश्लेषण नहीं किया गया था, ये कब का है, किस समय का है, किस युग का है, समाज किस तरह से है, लोग किस तरह से, इसके बारे में कुछ कहा नहीं गया था। दूसरा हम लोग यहाँ पर देखेंगे मध्यकालीन परंपरा। मध्यकालीन परंपरा, अब मध्यकाल के समय में क्या परंपरा रही साहित्य के इतिहास का, ठीक है, इसको बोलते हैं भक्तिकाल एवं रीतिकाल। जब भक्तिकाल और रीतिकाल का समय आया, कहा जा रहा है कि मध्यकाल में भी साहित्य का इतिहास आधुनिक अर्थों में नहीं लिखा गया। ये जो मध्यकाल का समय था, इस टाइम में भी जो साहित्य का इतिहास है उसको आधुनिक अर्थों में नहीं लिखा गया, मतलब आज के टाइम में जिस तरह से साहित्यों के बारे में लिखा जाता है, मध्यकाल में उस तरह से नहीं लिखा गया था। लेकिन कवियों के जीवन और उनके रचनाओं का उल्लेख मिलने लगता है। कहा जा रहा है कि उस टाइम में क्या है, तो कवियों के जीवन के बारे में मिलता है, क्योंकि कवि अपने बारे में लिखते थे या फिर किसी व्यक्ति के बारे में लिखते थे या फिर राजाओं के बारे में लिखते थे। जो भक्ति काल है, जो रीतिकाल, इस टाइम में क्या है, तो भगवान के बारे में या फिर किसी कह सकते हैं जो महापुरुष है उसके बारे में लिखा करते थे लोग। भक्त काल जैसे ग्रंथों में संतों और भक्त कवियों का परिचय दिया गया है। जो भक्त काल ग्रंथ है इसमें संतों के बारे में लिखा गया और भक्त कवियों के बारे में परिचय दिया गया। मतलब जो मध्यकाल का टाइम था उस टाइम में साहित्य के इतिहास के बारे में तो नहीं लिखा गया, लेकिन शुरुआत हो चुका था, ठीक है, कवियों के बारे में लिखा जाने लगा था। इसमें नाभादास द्वारा विभिन्न संतों की जीवनी और उनके भक्ति भाव का वर्णन किया गया है। ये जो भक्तमाल ग्रंथ है किसके द्वारा लिखा गया, तो नाभादास के द्वारा लिखा गया। और कहा जा रहा है कि इसके द्वारा विभिन्न संतों की जीवनी और उनके भक्ति भाव का वर्णन यहाँ पर किया गया है। आगे इसमें कहा जा रहा है कि इस काल में साहित्य का केंद्र धर्म और भक्ति था, इसलिए इतिहास लेखन भी इसी दृष्टिकोण से हुआ। ये जो आपका भक्ति काल है या फिर जो रीति काल, इस टाइम में साहित्य का जो केंद्र था वो था धर्म और भक्ति था, इसीलिए इतिहास लेखन भी उसी दृष्टिकोण से हुआ है। और जो इस टाइम का जो साहित्य का इतिहास लेखन हुआ है वो इसी दृष्टि से किया गया है। रीतिकाल में कवियों ने अपने आश्रयदाताओं की प्रशंसा और श्रीरांगिक काव्य को प्रमुखता दी, इसलिए इतिहास लेखन भी सीमित और पक्षपातपूर्ण रहा। कहा जा रहा है कि जो रीतिकाल का समय था, रीतिकाल में जो कवि थे उन्होंने अपने आश्रयदाताओं के बारे में लिखा, मतलब जो भी राजा उनको आश्रय देते थे वो अपने राजाओं के बारे में उनकी प्रशंसा में चीजों को लिखते थे। तो इतिहास का कह सकते हैं कि जो सच बात है वो तो नहीं लिख पाए, जो साहित्य थे उसमें सच बात है वो तो नहीं लिख पाए, लेकिन प्रशंसा के बारे में लिखा गया है। तो अब लोगों के बारे में लिखा जाना शुरू किया गया। इस समय की परंपरा को जीवनी प्रधान और प्रशंसात्मक कहा जा सकता है। और इस टाइम की जो परंपरा है साहित्य के इतिहास लेखन का, उसको जीवनी प्रधान मतलब बायोग्राफिकल और जो लिखा जाता था, ठीक है, किसी की प्रशंसा में उस चीज को लिखा जाता था। आगे दोस्तों हम लोग देखते हैं आधुनिक काल में। आधुनिक काल में वैज्ञानिक इतिहास लेखन की शुरुआत, और आज से क्या है तो वैज्ञानिक इतिहास लेखन की शुरुआत की गई है। पहले के टाइम में क्या है तो सिर्फ साहित्य लिखे गए, कवियों के बारे में लिखा गया, राजाओं की प्रशंसा के बारे में लिखा गया, लेकिन इतिहास के कह सकते जो साहित्य का इतिहास उसके बारे में नहीं लिखा गया। जब आधुनिक काल का समय हो तो उस टाइम में वैज्ञानिक इतिहास लेखन की शुरुआत होता है। कहा जा रहा है कि साहित्य के इतिहास लेखन की वास्तविक और विकसित शुरुआत आधुनिक युग में हुई। जो साहित्य के इतिहास लेखन की वास्तविक शुरुआत है
जो वैसे शुरुआत हो कब हुआ, तो आधुनिक युग में, मतलब आज के युग में इसका शुरुआत किया गया। इस समय इतिहास लेखन में वैज्ञानिकता, तर्क और विश्लेषण को महत्व दिया गया। और इस टाइम में क्या है, जो आज का टाइम है, जो 19वीं सदी का टाइम है, इस टाइम में कहा जा रहा है कि इस समय इतिहास लेखन में वैज्ञानिकता, तर्क और विश्लेषण को महत्व दिया गया। मतलब 19वीं सदी से इन सब चीजों को लिखना शुरू किया गया था। आगे हम लोग देखते हैं कि पाश्चात्य विद्वानों का योगदान और साहित्य के इतिहास लेखन में जो पश्चिमी विद्वान है उसका क्या योगदान रहा, उसको थोड़ा सा आप लोग समझेंगे। जॉर्ज ए ग्रियर्सन ने हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित करने का प्रयास किया। हालांकि ये जो जॉर्ज ए ग्रियर्सन है, ये भारत के बारे में नहीं लिखते, अपने देशों के बारे में लिखते हैं, लेकिन फिर भी ये क्या है, तो हिंदी साहित्य को बताते हैं। उन्होंने साहित्य को भाषाई आधार पर कर्म काल में बांटकर प्रस्तुत किया। और इनके द्वारा क्या किया गया, तो जो हिंदी साहित्य था, ठीक है, तो उसको जो साहित्य था उसको भाषाई आधार पर जो काल क्रम उसमें बांटकर प्रस्तुत किया गया। हालांकि उनका दृष्टिकोण पूर्ण रूप से भारतीय समाज और संस्कृति से जुड़ा हुआ नहीं था। इनका जो दृष्टिकोण था, इनका जो साहित्य के इतिहास लिखने का जो दृष्टिकोण था, वो भारत से जुड़ा हुआ नहीं था। फिर भी उन्होंने इतिहास लेखन की नींव मजबूत की कि इतिहास जो साहित्य है उसका इतिहास लिखना चाहिए, इसका नींव इन्होंने मजबूत किया है। आप लोग समझ पा रहे हैं, हम जो आपको बता रहे हैं कि इतिहास, जो आपका साहित्य के इतिहास लेखन का मतलब है, वो है कि पहले के जमाने में बहुत सारे साहित्य लिखे गए, बहुत सारे ग्रंथ लिखे गए, तो वो ग्रंथ के इतिहास को लिखा गया कि ग्रंथ किस टाइम में क्या लिखा गया, किस कवि के द्वारा क्या लिखा गया, किस साहित्यकार के द्वारा क्या लिखा गया, किस बारे में लिखा गया। वो उन सब चीजों के बारे में जब लिखा जाता है तो उसी को साहित्य के इतिहास का लेखन कहा जाता है कि साहित्य का इतिहास किस तरह से रहा है। जैसे आज से अगर मान लीजिए कि 1000 साल पहले जो साहित्य लिखा गया, तो साहित्य किसने लिखा था, किस बारे में लिखा था, किसके द्वारा लिखा गया और उसमें किस चीज के बारे में कहा गया, उसका जब बारे में हम लोग आज लिखते हैं तो इसी को कहा जाता है साहित्य के इतिहास लेखन। ठीक है, उसी के बारे में हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं। दूसरा पॉइंट यहाँ पर है भारतीय विद्वानों का योगदान। अब साहित्य के इतिहास लेखन में भारतीय विद्वानों का क्या योगदान रहा, उसको थोड़ा सा आप लोग समझिए। कहा जा रहा है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल और इनके द्वारा ही जो आपका साहित्य लेखन कह सकते हैं कि जो साहित्य है उसको अलग अलग भागों में बांटा गया है। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा इन्होंने पहली बार हिंदी साहित्य का इतिहास वैज्ञानिक, क्रमबद्ध और तर्कसंगत रूप से प्रस्तुत किया। कहा जा रहा है कि इनके द्वारा ही, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा पहली बार हिंदी साहित्य का इतिहास को वैज्ञानिक तरीके से, क्रमबद्ध तरीके से और तर्कसंगत रूप से प्रस्तुत किया गया। उनकी प्रमुख विशेषताएं, साहित्य को समाज और युगीन परिस्थितियों में जोड़कर देखना। इन्होंने क्या किया था, जो साहित्य था उसको समाज और युगीन परिस्थितियों से जोड़ करके देखा। मतलब कौन से समाज के बारे में बताया गया और कौन से युग में क्या परिस्थितियां रही उसके बारे में इन्होंने बताया है। काल विभाजन को स्पष्ट करना, इनके द्वारा काल विभाजन को स्पष्ट किया गया है। पहले आदिकाल को रखा गया, मतलब जिस टाइम में सिर्फ कह सकते हैं कि रचनाएं की जा रही थी, सिर्फ कविताओं को लिखा जाता था, किसी के बारे में नहीं लिखा जाता। ठीक है, मतलब कविताएं लिखी जाती थी सिर्फ, तो उसको आदिकाल नाम दिया गया। फिर आया भक्ति काल, जिसमें भगवान के बारे में लिखा गया। फिर आया रीतिकाल, रीतिकाल का मतलब होता है नियम, जहाँ पर नियम आ गए लिखने के तरीके में, तो इसको रीतिकाल नाम दिया गया। और फिर आया आधुनिक काल, जो आज हम लोग देख रहे हैं। अगला जिनकी विशेषता है वो है लोक मंगल की भावना को महत्व देना। लोक मंगल की भावना को महत्व देना, इन्होंने क्या किया, तो जो लोग हैं उनके मंगल, मतलब उनको बेहतर बनाने के लिए भावना को महत्व दिया है। उन्होंने यह सिद्ध किया कि साहित्य समाज से अलग नहीं है बल्कि उनका प्रतिबिंब है। इन्होंने यही चीज यहाँ पर भी लिखा है। ये जो आपने पॉइंट देखा कि लोक मंगल की भावना को महत्व देना, यही बात कहा जा रहा है कि उन्होंने यह सिद्ध किया कि साहित्य समाज से अलग नहीं है बल्कि उनका प्रतिबिंब है। समाज का ही प्रतिबिंब क्या है, तो साहित्य है। दूसरा जो यहाँ पर हम लोग विद्वान देखेंगे वो है हजारी प्रसाद द्विवेदी। ये सब जो नाम है, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ कवि है या फिर एक रचनाकार है। ये लोग क्या है, तो कह सकते हैं कि एक स्तंभ है। ठीक है, जहां पर से क्या है, तो हिंदी साहित्य का शुरुआत होता है। इन्होंने साहित्य के इतिहास को केवल तिथियों और घटनाओं तक सीमित नहीं रखा बल्कि उसे संस्कृति, परंपरा और दर्शन से जोड़ा। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का ये बहुत बड़ा योगदान रहता है। उन्होंने भक्ति आंदोलन को एक सांस्कृतिक क्रांति के रूप में देखा। उनकी शैली अधिक व्याख्यात्मक और सांस्कृतिक थी और इनके द्वारा जो बताया गया वो क्या, तो अधिक व्याख्यात्मक और सांस्कृतिक थी। ठीक है, तीसरा जो विद्वान है वो है रामविलास शर्मा। इन्होंने साहित्य के इतिहास को मार्क्सवादी दृष्टिकोण से समझाया और मार्क्सवादी दृष्टिकोण क्या है हम आपको पहले बता चुके हैं। कहा जा रहा है कि उनके अनुसार साहित्य का विकास समाज की आर्थिक और वर्गीय परिस्थितियों से प्रभावित होता है। इनके अनुसार जो साहित्य के इतिहास का लेखन के लिए बारे में कहा जा रहा है, तो इनके अनुसार साहित्य का जो विकास है वो समाज की आर्थिक और वर्गीय परिस्थितियों से प्रभावित होता है। उन्होंने साहित्य को वर्ग संघर्ष और सामाजिक परिवर्तन से जोड़कर देखा। ठीक है, चौथा जो पॉइंट है हम लोग उस चीज को अब देखते हैं। चौथा पॉइंट है समकालीन परंपरा, मतलब आज का टाइम, जो आधुनिक एवं बहुआयामी दृष्टिकोण है। आज का जो टाइम है, आज के समय में साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा और भी ज्यादा व्यापक और समावेशी हो गई है।
अब केवल प्रसिद्ध लेखकों तक सीमित न रहकर आम जनता की आवाज़ को भी महत्व दिया जाता है। सिर्फ जो प्रसिद्ध लेखक हैं सिर्फ उनके लेखों तक ही सीमित नहीं रह जाता, बल्कि जो आम लोग हैं, जो आम जनता, उनकी आवाज़ को भी महत्व दिया जाता है। स्त्रीवादी साहित्य, दलित साहित्य, आदिवासी साहित्य आदि को भी इतिहास में स्थान दिया जा रहा है। मतलब जो इनके बारे में साहित्य लिखा गया उनको भी क्या है तो साहित्य के इतिहास लेखन में अब क्या है तो स्थान दिया जाने लगा है। क्षेत्रीय साहित्य और लोक साहित्य का भी समावेश किया गया। आधुनिक इतिहास लेखन बहुआयामी और अंतःविषय हो गया है। आज का जो इतिहास लेखन है, साहित्यों का इतिहास लेखन है, वो बहुआयामी मतलब मल्टी डायमेंशनल हो गया और बहुविषयक हो गया है। इसमें समाजशास्त्र, इतिहास, राजनीति और संस्कृति सभी का समन्वय देखने को मिलता है। आगे दोस्तों हम देखते हैं साहित्य इतिहास के लेखन की प्रमुख विशेषताएं। जो साहित्य लेखन की प्रमुख विशेषताएं हैं, साहित्य के इतिहास लेखन की प्रमुख विशेषताएं क्या हो सकती है? जैसे कि साहित्यों को बहुत पहले लिखा गया था, तो वो किस बारे में लिखा गया, किसके द्वारा लिखा गया, किस टाइम के किस युग में लिखा गया, तो उसके इतिहास को हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं। तो उसकी क्या विशेषता है? पहला विशेषता काल क्रमबद्धता। यहाँ पर क्या है तो काल क्रमबद्धता, मतलब हमें यहाँ समय के बारे में पता चलता है। साहित्य को समय के अनुसार व्यवस्थित किया जाता है, जिससे उसके विकास की प्रक्रिया स्पष्ट होती है। कौन से युग में किस साहित्य को लिखा गया, इस चीज़ के बारे में हमें पता चलता है। जब समाज के बारे में लिखा जाता है कि समाज उस टाइम जंगल में रहता था या फिर किसी के बारे में लिखा गया, तो उससे हमें उस युग के बारे में पता चलता है। तो काल क्रमबद्धता यहाँ पर देखने को मिलता है, ये इसका एक विशेषता है। दूसरा है युगीन परिस्थितियों का विश्लेषण, मतलब किस युग में किस तरह का परिस्थिति था। ये जो हम लोग साहित्य का इतिहास लेखन करते हैं, तो इससे हमें यह पता चलता है किस युग में किस तरह की परिस्थिति रहा है। हर युग की सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक परिस्थितियां साहित्य को प्रभावित करती हैं। इसका गहराई से अध्ययन किया जाता है। ठीक है। तीसरा जो यहाँ पर हम लोग इसका विशेषता देखेंगे वो है साहित्यिक प्रवृत्तियों का अध्ययन करना। इससे हम लोग साहित्यिक प्रवृत्तियों का भी अध्ययन करते हैं। किस युग में कौन सी प्रवृत्तियां प्रमुख थी, जैसे कि भक्ति प्रवृत्ति ज्यादा था, श्रृंगार प्रवृत्ति ज्यादा था, यथार्थवाद प्रवृत्ति ज्यादा था, तो कौन से युग में किस तरह की प्रवृत्ति ज्यादा थी, तो उस चीज का हमें यहाँ पर पता चलता है जब हम लोग साहित्यों के इतिहास का लेखन करते हैं। इसका विश्लेषण किया जाता है। चौथा जो दोस्तों हम लोग यहाँ पर विशेषता देखेंगे वो है लेखक और कृतियों का मूल्यांकन। जो लेखक है और उनके द्वारा जो ग्रंथ लिखे गए, जो कृति है, उनका मूल्यांकन भी किया जाता है। प्रमुख लेखकों और उनकी रचनाओं का गुण दोष के आधार पर मूल्यांकन किया जाता है। ठीक है। पांचवा यहाँ पर हम लोग इसका विशेषता देखेंगे वो है समाज और साहित्य का संबंध। समाज और साहित्य का संबंध, यह देखा जाता है कि साहित्य समाज को कैसे प्रभावित करता है और समाज साहित्य को कैसे प्रभावित करता है। मतलब साहित्य और समाज का संबंध कि किस तरह से जो समाज है वो साहित्य को प्रभावित करता है और जो साहित्य है वो किस तरह से समाज को प्रभावित करता है, क्योंकि दोनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। जो साहित्य है वो समाज के बारे में लिखता है और समाज है तभी साहित्य है। ठीक है। तो ये सब क्या है तो विशेषताओं को हम लोग को देखने को मिलता है। आगे दोस्तों एक छोटा सा हम लोग निष्कर्ष को देख लेते हैं। निष्कर्ष लिखना जरूरी है क्योंकि इससे आपको आधा एक नंबर ज्यादा मिल सकता है। कहा जा रहा है कि साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा धीरे धीरे विकसित होकर आज एक वैज्ञानिक और व्यापक रूप ले चुकी है। प्रारंभ में यह केवल वर्णनात्मक और प्रशंसात्मक थी, लेकिन आधुनिक काल में यह विश्लेषणात्मक और तर्कपूर्ण और बहुआयामी बन गई है। आज साहित्य का इतिहास हमें केवल अतीत की जानकारी नहीं देता, बल्कि यह भी समझाता है कि समाज और संस्कृति के समय के साथ कैसे बदलते हैं। कहा जा रहा है कि आज का जो साहित्य का इतिहास है वो हमें केवल अतीत की जानकारी नहीं देता, मतलब ये नहीं बताता कि अतीत में समाज कैसा था, साहित्य कैसे लिखे जाते थे, साहित्य किसके बारे में लिखे जाते थे, सिर्फ यही नहीं बताता, बल्कि समाज और संस्कृति के समय के साथ किस तरह से बदला है, जो समाज है, जो संस्कृति और समय के साथ किस तरह से बदला है, ये भी हमें बताने का काम करता है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों क्वेश्चन का आंसर आपको समझ में आ गया होगा। चैनल पर दोस्तों नहीं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि वीडियो को बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लिए तो उसको बेल आइकन को दबाकर उसको ऑल पर सेट कर लीजिएगा। ठीक है। जो आपको बेल आइकन दिखाई दे रहा है उसको प्रेस करिए और उसको ऑल पर सेट कर लीजिए, ताकि आने वाला जो मेरा वीडियो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे और आप सारे सेमेस्टर सभी विषयों का अच्छे से तैयारी कर सके। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दे, अपने दोस्तों में इसको शेयर भी कर देना। एक छोटा सा काम करना है तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं हम लोग किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।